मुलाकात करते हैं कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और कभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, तो सीतापुर में आपको क्या आयाम दिख रहा है जो ये सेना की ज़मीन खाली पड़ी? ज़मीन के बारे में भी मुख्यमंत्री जी बहुत ही एक्टिव रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ज़मीन डिफेंस मिनिस्ट्री को मिले। और लैंड हमारे पास है, तो लैंड आप बजाय ख़रीदने के प्राइवेट एजेंसी से जो कैंट का लैंड, जो आर्मी की लैंड है, उसके ऊपर आप डिफेंस कॉरिडोर में जो बना रहे हैं कारखाने वो बनाएं, तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो सीतापुर में अभी तक के कोई बड़ा कारखाना नहीं है, कहाँ पे कौन कौन सी संस्थाएं होना चाहिए ये सब हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हमारा अनुरोध है और बराबर अनुरोध ये जारी रहेगा कि हमारी ज़मीन जो इतनी बेकार पड़ी हुई है, न तो उस पर खेती हो रही है, तो उसका कोई प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा, और यहाँ पर सीतापुर में कम से कम 2 कारखाने तो बन जाए। ये तो आपने मांग रखी, वहाँ प्रस्ताव रखा, उधर से क्या आश्वासन मिला? ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। मेरा ख्याल ये, मैं उस बात को नहीं कहना चाहता कि इससे पहले हमसे पहले किसी ने उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं दिलाई। ये जिम्मेदारी है यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हुए हैं, क्योंकि एमएलसी का एक फ़ायदा ये होता है कि उसके पास, एमएलसी के पास लोग जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम लेके नहीं पहुँचते, और उसके बाद काफ़ी वक्त होता है कि सीतापुर के विकास के लिए वो पूरा समय अपना दे। एमएलसी को करना चाहिए। मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब एमएलसी का चुनाव भी आ रहा है, अब 3 एमएलसी यहाँ हो, हाँ, कि मेहरबानी करके आप बताएं कि आपने सीतापुर के डेवलपमेंट के लिए क्या किया है। आप बताइए। 3 अगर दशक की बात करें तो कभी यहाँ 125 मूंगफली मिलें होती थी, कटाई मिल आपके क्षेत्र में थी, 2 यहाँ की चीनी मिलें बंद हो गई, डालडा फैक्ट्री सुहागिन की थी वो बंद हो गई, प्लाईवुड फैक्ट्री बंद हो गई। नया क्या लगा है इन 30 सालों में? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, आपने एक बहुत ही दुखद चीज़ की तरफ इशारा किया। एशिया का सबसे बड़ा और पहला प्लाईवुड का कारखाना जो था वो सीतापुर प्लाईवुड था, वो भी बंद हो गया। तो ये जिम्मेदारी न पंकज सिंह गौड़ की है, न अम्मा रिजवी की है। ये जिम्मेदारी यहाँ के जनप्रतिनिधियों की है कि वो देखें ये सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। राजधानी के करीब होने का दंश है या जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया? नहीं, जो वास्तविकता है वो ये है कि हम लोग सबसे पिछड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मा रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पिछले दिनों आपने कई पत्र लिखे हैं सीतापुर की उस लैंड के लिए जो सेना के अधीन है। तो वो जो आप मुलाकात करते हैं कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और कभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, तो सीतापुर में आपको क्या आयाम दिख रहा है जो ये सेना की ज़मीन खाली पड़ी? देखिए, इसके लिए मैं कई बार मैंने पत्र प्रधानमंत्री जी को भी लिखे, और उसके बाद अभी हाल ही में मेरी एक मीटिंग रक्षा मंत्री जी से दिल्ली में हुई जी। मेरा ख्याल ये है कि 2 नवंबर को जी। और उसमें मैंने उनसे ये निवेदन किया है कि सीतापुर में एक ज़माने में और अब भी सबसे ज़्यादा किसी कैंटोनमेंट में अगर लैंड है तो सीतापुर के पास है। बिल्कुल। ये हमारे उत्तर प्रदेश से ये जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री जी और ऑफ कोर्स निर्देशन प्राइम मिनिस्टर का है, लेकिन इसमें रक्षा मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का दोनों का बहुत रोल रहा है। ज़मीन के बारे में भी मुख्यमंत्री जी बहुत ही एक्टिव रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ज़मीन डिफेंस मिनिस्ट्री को मिले, ताकि वहाँ पर ये डिफेंस कॉरिडोर में जो कारखाने हैं वो लगाए जाएँ। जी। खुद राजनाथ सिंह जी को लखनऊ के वो जनप्रतिनिधि भी हैं, एमपी भी हैं, उनको दिलचस्पी है, तो मैंने उनसे ये निवेदन किया कि लखनऊ और सीतापुर जी ऑलमोस्ट मिला हुआ है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आपका क्षेत्र भी समझिए, हमारे काफ़ी लोग जो हैं वो जो सीतापुर के हैं वो लखनऊ में वोटर हैं, लखनऊ इनके वहाँ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में, और लैंड हमारे पास है। तो लैंड आप बजाय ख़रीदने के प्राइवेट एजेंसी से जो कैंट का लैंड, जो आर्मी की लैंड है, उसके ऊपर आप डिफेंस कॉरिडोर में जो बना रहे हैं कारखाने वो बनाएं, तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो सीतापुर में अभी तक के कोई बड़ा कारखाना नहीं है। सीतापुर का ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने अभी तक के वहाँ पर कोई रोड मैप या कोई मास्टर प्लान यहाँ के डेवलपमेंट का नहीं बनाया, जबकि बन जाना चाहिए था।
कि हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या हमारे कारखाने कहाँ पर होना चाहिए, किन ब्लॉक्स में होना चाहिए, कहाँ पे कौन कौन सी संस्थाएं होना चाहिए, ये सब हम लोगों ने कुछ नहीं किया। और किस वजह से नहीं किया, अब तो जो लोग जिम्मेदार हैं वही जानते होंगे। तो हमारा अनुरोध है और बराबर अनुरोध ये जारी रहेगा कि हमारी ज़मीन जो इतनी बेकार पड़ी हुई है, न तो उस पर खेती हो रही है, तो उसका कोई प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ना ही सिंगलाई रेजिमेंट यहाँ है, कुछ नहीं है। तो उसको क्यों नहीं आप डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत लेते हैं और यहाँ पर सीतापुर में कम से कम 2 कारखाने तो बन जाएं, जिससे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, यहाँ का जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है उसमें बढ़ोतरी आए और यहाँ का एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का विकास उससे हो सकेगा। ये तो आपने मांग रखी, वहाँ प्रस्ताव रखा, उधर से क्या आश्वासन मिला? उधर से ये राजनाथ सिंह जी ने जो कहा डिफेंस मिनिस्टर ने कि ये प्रस्ताव, ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। और मेरा ख्याल ये, मैं उस बात को नहीं कहना चाहता कि इससे पहले हमसे पहले किसी ने उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं दिलाई। अगर दिलाई होती तो शायद ये डिफेंस कॉरिडोर का जो प्लान है उसके अंदर सीतापुर आ गया होता। ये जिम्मेदारी है यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हुए हैं, चाहे और ख़ास करके मेंबर पार्लियामेंट जो हैं, ये जिम्मेदारी उनकी होती है। और उनको अगर नहीं दिलाई तो अब भी उनको इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वो माननीय रक्षा मंत्री जी से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, क्योंकि वो लोग इस वक्त अपने समझिए कि सत्ता में है। अगर कोई एमएलए एमपी है तो उसकी बात जो है वो शासन में या दिल्ली में जो है उसका ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बजाय इसके कि हम आप जो बात करें। तो मेरा अब फिर भी अनुरोध है, अब भी अनुरोध है अपने जनप्रतिनिधियों से, और विशेष करके जो एमपी और ये लोग हैं, कि मेहरबानी करके, और ख़ास करके जो हमारे एमएलसीज़ हैं उनको तो ध्यान ज़्यादा देना ही चाहिए, क्योंकि एमएलसी का एक फ़ायदा ये होता है कि उसके पास, एमएलसी के पास लोग जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम लेके नहीं पहुंचते और उसके पास काफ़ी वक्त होता है। तो जो प्रतिनिधि एमएलसी, चाहे वो किसी भी कंस्टिट्यूएंसी के हो, टीचर्स कंस्टिट्यूएंसी के हो या कोई भी हो, उनका ये फ़र्ज़ है, उनका एक दायित्व है कि सीतापुर के विकास के लिए वो पूरा समय अपना दे। क्योंकि एमएलएस की एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनके बराबर लोकल प्रॉब्लम्स ये है, तमाम आप जानते हैं कि सब चीज़ें हैं। तो एमपी और खासकर एमएलसी को ये करना चाहिए, एमएलसी को करना चाहिए। मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब एमएलसी का चुनाव भी आ रहा है और 3 एमएलसी यहाँ हो, हाँ, कि मेहरबानी करके आप बताएं कि आपने सीतापुर के डेवलपमेंट के लिए क्या किया है। आपने कितनी मरतबा रक्षा मंत्री जी से जो है वो बात की है कि यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाए। कितनी मरतबा जो हमारा गांजर एरिया है, जहाँ से वहाँ पे ट्रेन के लिए हम बराबर प्राइम मिनिस्टर से और उससे पहले सरदार जी मनमोहन सिंह जी से मिले भी हैं, उन्होंने इसका सर्वे का भी ऑर्डर कराया था। कितने लोगों ने यहाँ के विकास की बात की है। डॉक्टर साहब, आपके पास तो तमाम विभाग रहे, आप तमाम विभागों के मंत्री रहे, कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के। आप बताइए, 3 अगर दशक की बात करें तो कभी यहाँ 125 मूंगफली मिलें होती थी, कटाई मिल आपके क्षेत्र में थी, 2 यहाँ की चीनी मिलें बंद हो गई, डालडा फैक्ट्री सुहागिन की थी वो बंद हो गई, प्लाईवुड फैक्ट्री बंद हो गई। नया क्या लगा है इन 30 सालों में? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, आपने एक बहुत ही दुखद चीज़ की तरफ इशारा किया, जो हमारा कताई मिल हमने बनाया था। और कताई मिल से सारे उत्तर प्रदेश में हमारे से धागा जाता था। कताई मिल बंद हुई। कताई मिल, अब ये एक मरतबा ये हुआ कि कताई मिल को प्राइवेट लोगों को दे दिया गया है कि उस ज़मीन को, कि वो ज़मीन जो है उसके ऊपर अगर कोई अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, मतलब बड़ी बड़ी लगा ही नहीं सकते उस पर, तो वो ले सकते हैं। अब उसका क्या होगा कि जब वो छोटी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, उस पर 8-10 लग गई, तो वो अपने लोग लाएंगे, वहाँ पर लोकल जो पॉपुलेशन है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा वहाँ पर लोकल लोगों के लिए। तो ये भी दायित्व जो है जो जनप्रतिनिधियों का है कि वो ये इंश्योर करे कि कम से कम 25% जगह जो हैं वो लोकल लोगों को मिलना चाहिए। मिल जो बताया है आपने, मैं 1970 की बात कर रहा हूँ, जो आप बताए बिल्कुल करेक्ट फिगर आपने बताई है, 125, क्योंकि 125 यहाँ मिलें थी और हर तरफ तेल यहाँ से गुजरात तक के खली जाती थी, आपको होगा। सारी बिस्किट फैक्ट्रीज जो थी वो यहाँ से खली लेती थी, वो बंद हो गई।
एशिया का सबसे बड़ा और पहला प्लाईवुड का कारखाना जो था वो सीतापुर प्लाईवुड था, वो भी बंद हो गया। दुर्भाग्य इस बात का है कि अभी वो विवादों में है, उसकी जमीन बिकने की बात आ रही है और उसमें लोग कब्जा किए हुए हैं। तो ये जिम्मेदारी न पंकज सिंह गौड़ की है, न अम्मार रिजवी की है। ये जिम्मेदारी यहाँ के जनप्रतिनिधियों की है कि वो देखें कि जो विकास हुआ है उसको बचाएं कैसे जी, और जो विकास नहीं हो रहा है उसको और आगे कैसे बढ़ाएं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इस वक्त चूँकि डिफेंस के ऊपर काफ़ी जोर है और डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो हमारे जनप्रतिनिधियों को सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि ये एरिया जो है, जो ज़मीन है आर्मी की, वो कारखाने सीतापुर एरिया में लगे। चलिए, एक इशू आपका हो गया कि यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बनना चाहिए सीतापुर में, जो सेना की खाली ज़मीन। दूसरा इशू जो आप इस समय अंतर्राष्ट्रीय इशू है उसको आप उठाते हैं, और सीतापुर एक ऐसा स्थान जहाँ पर उसको आप जोड़ने की बात करते हैं, वो कुछ बात आगे चली? हाँ, देखिए वो चीज़ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि सीतापुर में नैमिष है और सीतापुर में व्यास जी की गद्दी है। सीतापुर में आपको, मैं जब 1980 में मेरे पास 18 पोर्टफोलियो थे और विश्वनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब, और CPN सिंह साहब गवर्नर थे, तो उस वक्त ये तय हुआ था, हम लोगों ने बात की थी और वो फाइल सेक्रेटेरिएट में होगी कि नैमिषारण्य में एक ओरिएंटल स्टडीज़, एंशंट ओरिएंटल स्टडीज़, और इसके लिए तमाम सब पूरा जो यहाँ का पुराना इतिहास था उसको करके एक विश्वविद्यालय बड़ा बनाया जाए यहाँ पर। इसमें CPN सिंह साहब को बड़ी दिलचस्पी थी और VP सिंह साहब भी कहते थे। वो टूरिज्म मेरे पास था, इस वजह से उस विभाग के ज़रिए से मैंने इसका प्लान वो किया था। वो मामला जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन आज महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सीतापुर ही, ये यहाँ पर व्यास जी ने यहाँ पर गीता लिखी गई। जी बिल्कुल। और वेद और पुराण जिसके अंदर वसुदेव कुटुंबकम की बात कही गई आज से 4000 साल पहले, जबकि दुनिया जो है पूरी तरह से सभ्य नहीं हुई थी। तो सबसे पहले शांति का संदेश अगर किसी देश ने दिया है तो वो सीतापुर ने दिया है। और सीतापुर के संदेश देने के बाद भी सीतापुर, जो मैं ये कहा जाए कि लखनऊ कमिश्नरी में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ अगर ज़िला है कोई सीतापुर है। सीतापुर ये सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला है। राजधानी के करीब होने का दंश है या जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया? नहीं, ये मैं तो नहीं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि हम लोग सबसे पिछड़े हुए हैं। लेकिन हम लोगों को पब्लिक के सामने अपना अकाउंट, अपना जो परफॉर्मेंस है वो पेश करना होगी। बिल्कुल। और ख़ास करके हमारे जो MLCs हैं उनको भी बताना होगा कि इस 5 साल में 6 साल में जब आए कि आपने सीतापुर के लिए क्या किया, कितने इंस्टीट्यूशंस की आपने मदद की, क्या यहाँ पे इंस्टीट्यूशन खोले, कोई यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोई आपने कुछ किया। तो ये उन किसके लिए सवाल है? शिक्षक MLC के लिए है, स्नातक MLC के लिए है, या स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचित? जितने भी लोग, देखिए मैंने बताया ना कि विधानसभा और विधान परिषद में अंतर ये है कि विधान परिषद में जो मैं भी विधान परिषद का सदस्य रहा हूँ, मैं वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन रहा हूँ, कि विधान परिषद के पास समय होता है और वो समय जो है वो अपना बजाय इसके कि और कामों में वो वहाँ के विकास के लिए उसे प्रयोग करना चाहिए। तो सीतापुर में जो हम लोग पिछड़ापन है इसके अंदर सबकी जिम्मेदारी है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को सबको मिल के जो है इस वक्त प्रयास करना चाहिए कि ये मौका जो है डिफेंस कॉरिडोर का हाथ से न जाने दें। तो जो बात कह रहे थे आप वो बात रहेगी। हाँ, तो मैंने सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस को कहा जी कि लिखा पत्र, कहा का मतलब लिखा, पत्र लिखा। वैसे कहा जिससे है मैं उसका भी नाम बताऊंगा अगर आपके पास थोड़ा समय होगा जी, कि एक यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। जी। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अमेरिका ने कहा कि पैलेस्टीन का जो डेलीगेशन है वो न्यूयॉर्क में नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा, अभी आया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी दुनिया के लोग हैं वो सब अमेरिका के वीज़ा सिस्टम के मोहताज हैं। अगर वीज़ा सिस्टम नहीं मिलता
तो वो अपनी बात कहने के लिए यूनाइटेड नेशंस नहीं जा सकते। यहाँ से हमारे खाली दिल्ली से मैं बता रहा हूँ, दिल्ली से न्यूयॉर्क का डिस्टेंस जो है वो 14 घंटे फ्लाइट का है। 14 घंटे फ्लाइट में जो हवाई जहाज़ का फ्यूल 747 में लगता है वो 1,80,000 लीटर लगता है, जो फ्यूल लगता है। जो समस्याएं हैं वो अधिकांश हमारी एशिया की हैं, अधिकांश जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की है। और वहाँ क्या अपनी बात कहने के लिए आपको यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क जाना पड़ता है। तो एक सब हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशंस का जो है वो भारतवर्ष में होना चाहिए। ये है आपकी मांग? ये हमारी मांग है, क्योंकि भारतवर्ष में अगर होगा तो आप देखिए कि इससे चाइना करीब है, अरब करीब है, फार ईस्ट करीब है, और ख़ुद दुनिया का जो है वो 2/3 हिस्सा जो है वो एशिया और इसके आसपास जो है वो यहाँ के ऊपर है। तो बजाय से कि न्यूयॉर्क जाए आप, एक आपने हेडक्वार्टर एक थोड़ा सा बनाया है वहाँ इसमें स्विट्ज़रलैंड में बनाया शायद, तो आप वो तो ऑफिस है एक तरह का, लेकिन एक फुल फ्लेज सब हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशंस का जो है वो हिंदुस्तान में बनना चाहिए। ये बात आपने कहाँ तक रखी है बात? कहाँ पत्र लिखा? ये पत्र सेक्रेटरी जनरल को लिखा। अच्छा, जब पिछली दिनों बुश साहब आए थे, प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के अमेरिका के, तो मुझे मिस्टर बमफोर्ड थे हाई एम्बेसडर, जी, उनका मेरे पास टेलीफोन आया कि रिजवी साहब आपसे प्रेसिडेंट आ रहे हैं 2 दिन के दौरे पर, मिस्टर बुश आए थे दिल्ली, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं प्रेसिडेंट को क्या जानूँ, प्रेसिडेंट मुझे क्या जाने, ये कैसे? तो जाहिर है कि आप लोगों ने ये बात पता ही होगी ना मैं बुश साहब से पर्सनली मेरा कोई वो रिश्ता ना वो मुझे जाने, ना मैं उन्हें जानूँ। कहने नहीं आपको मिलना है उनसे। तो जब उनसे मेरी बात हुई तो उस वक्त बुश साहब जो थे वो पूरी तरह से तैयारी किए हुए थे अमेरिका ईरान पर अटैक करने पे। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने मुझसे जो बात कही वो ये कही कि डॉक्टर रिजवी, अगर अमेरिका ईरान जो है उस पर हम लोग फोर्स इस्तेमाल करते हैं तो आपका क्या ख्याल होगा, क्या है? तो मैंने उनसे कहा था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, फोर्स से मामले तय नहीं हो सकते। सही, सुलह समझौता इसके लिए अगर फोर्स से मामले तय हो जाते तो दुनिया में बहुत ताकतवर लोग रहे हैं जो कल जैसे मैंने कहा, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, जैसे टैमरलिन, जैसे खुद आपके यूरोप में इतने पावरफुल लोग रहे। हिटलर ने फोर्स से मामला तय करना चाहा था, नहीं तय कर सके। तो फोर्स से नहीं तय हो सकता है मामला, आपस में बातचीत से तय हो सकता है, पीसफुल मेथड से तय हो सकता है। और आपने एक गलती की कि आपने इराक में लड़ाई छोड़ी, तो आज तक के लोग जो है लोगों ने आपको माफ़ नहीं किया है। तो बेहतर ये होगा कि आप डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। तो प्रेसिडेंट ने कहा, बुश साहब ने कहा कि प्रेसिडेंट वो तो हम लोग कर रहे हैं। मैंने कहा अभी आपने एक और चैनल नहीं इस्तेमाल किया है। कहले वो क्या? मैंने कहा अभी आपने धार्मिक गुरु जो हैं, जितने भी रिलीजन हैं, चाहे क्रिश्चियंस के हों, चाहे मुस्लिम्स के हों, चाहे हिंदूज़ के हों, चाहे बुद्धिस्ट के हों, इन सब का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए और उसका नाम रखिए यूनाइटेड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, URO। जैसे आपका UN है यूनाइटेड नेशंस, UNO है, उसका नाम रखिए आप URO। तो कुछ बात आगे बढ़ी? हाँ, तो कहने लगे कि ये इट्स अ वेरी गुड आइडिया और इसका हेडक्वार्टर वही न्यूयॉर्क रखा जाए। मैंने कहा नहीं, न्यूयॉर्क नहीं है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया होना चाहिए और एक जगह हमारे यहाँ नैमिषारण्य, वहाँ होना चाहिए। देन ही आस्क मी, तब उन्होंने पूछा मुझसे कि नैमिषारण्य की क्या इंपॉर्टेंस है। तब मैंने उनको ये वसुदेव कुटुंबकम की बात बताई तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ, बिकॉज कभी उन्होंने ये सुना ही नहीं था कि हिंदुस्तान में द इंटायर वर्ल्ड इज़ ए फैमिली, द इंटायर यूनिवर्स इज़ ए फैमिली, ये बात कही गई है। तो उनका ये तो मैंने कभी इस तरह की बात सुनी नहीं। आप क्यों नहीं आते, आप आइए हमारे साथ अमेरिका, आइए वॉशिंगटन, हम आपसे बात करेंगे। हमने कहा खैर वो तो चलेगा, बीच में इलेक्शन आ गया, मैं गया नहीं यूनाइटेड अमेरिका। लेकिन अगर यूनाइटेड पीस की, विश्व शांति की अगर कोई देश कोई अथॉराइज है, मॉरली, हिस्टोरिकली, कल्चरली,
तो इंडिया है। इंडिया से पहले किसी ने ये नहीं किया है। और इंडिया में भी अगर सबसे ज़्यादा कोई श्रेष्ठ स्थान है वर्ल्ड पीस के लिए, विश्व शांति के लिए, तो वो नैमिषारण्य जिला सीतापुर है। तो ये बात वहाँ तक के पहुँचाई। लेकिन आप वो अकेला चना तो बाहर नहीं फोड़ सकता है ना। तो हमने एक बात कही, जैसे विकास की हम बात करते रहते हैं, कभी आप आइए हमारे ऑफिस, हम आपको दिखाएं कि कितने मोटी मोटी फाइलें जो हैं हमारी डेवलपमेंट के लिए हमने लेटर्स लिखे। जी, वो आपके लेकिन छप्पर एक आदमी के चढ़ाने से नहीं चढ़ता है, सबको सहारा देना होता है। सबको सहारा देना पड़ता है। तो मेरा अनुरोध है, आपका बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है आपका, और बहुत ही रिलायबल है, और लोगों को आपकी बात पर विश्वास होता है। इससे मेरा बहुत ही हाथ जोड़कर अपने जनप्रतिनिधि जो हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया, अब 27 करीब आ रहा है, बिल्कुल, अब आप जो है वो अपना दायित्व जो है अब भी चौक जाइए और संभालने की कोशिश कीजिए। और सीतापुर का जिन एमएलए से मेरी दरख्वास्त ये है कि वो अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी का एक मास्टर प्लान बनाएं डेवलपमेंट का। जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनसे भी हमारी अभी मीटिंग हुई थी एक्स एमएलएस की, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ लखनऊ में। हाँ, एक्स विधायक जो है, उनसे भी मैंने कहा कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र का जो है वो एक मास्टर प्लान बनाइए। उस मास्टर प्लान को आप सबमिट कीजिए, उन्हें दीजिए जो सिटी के एमएलएस हैं। जी, ताकि ये ना हो कि किसी तरह का कोई एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है, आप उन्हीं को दीजिए कि आप हमारे सिटी के एमएलए हैं, ये हमारा मास्टर प्लान है, इसमें जो चीज़ आपको ना पसंद आए वो बता दीजिए, और जो कमी हो कर दीजिए। आपसे बेहतर कौन जानता हो? हाँ, आपसे। तो जो पास्ट और प्रेजेंट जो है, देखिए, जो प्रेजेंट है वो पास्ट की बुनियाद पे खड़ा होता है, और जो फ्यूचर है वो जो प्रेजेंट है उसकी बुनियाद पे खड़ा होगा। तो अगर ये आप हर चीज़ में 3 चीज़ें होती है, एक चीज़ होती है सिंथेसिस, एक चीज़ होती है एंटीथेसिस, और एक चीज़ होती थीसिस, एक चीज़ होती है एंटीथेसिस, और एक चीज़ होती है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस से आपके इस क्षेत्र का, पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे भारतवर्ष का जो है नक्शा बदल सकता है, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है थिंक टैग करके अगर हम उन्हें लेते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और कई विभागों के मंत्री रहे, इतना लंबा चौड़ा अनुभव डॉक्टर अंबार रिजवी साहब का, वो सीतापुर में क्या कुछ करना चाहते हैं, सीतापुर की ख्याति को कैसे विश्व में पहुंचाना चाहते हैं, इसको लेकर उनकी एक अपील है। पत्र उन्होंने संबंधित अधिकारियों को, संबंधित मंत्रालय को, संबंधित जिम्मेदारों को पहुंचा दिया है। लेकिन आपका एक सुझाव है कि कोई भी अगर घर भी बनाता है, उस पर छप्पर डालता है, तो उसमें सबके सहयोग से ही छप्पर चढ़ सकता है। तो आपका यही सुझाव है कि जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको आगे आना होगा। सीतापुर उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है, वो दुख होता है औद्योगिक क्षेत्र में कई ऐसी इकाइयां जो बंद हो गई। तो ऐसे में हम फिर से कैसे औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे सीतापुर वासियों को रोजगार दिला सकते हैं, तमाम ऐसे सुझाव जो आपके पास अनुभव है। तो इसलिए सभी से हमारी भी अपील है कि आप लोग सीतापुर के लिए आगे आएं और डॉक्टर अंबार रिजवी साहब ने जो सुझाव दिए उसको आगे बढ़ाएं और सीतापुर की ख्याति को पुनः वापस दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।